ये जो स्लाइड थी जिसमें रिकॉल कर रहा हूँ ज़रा, मैनेजर्स स्टॉक होल्डर्स इनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, मैनेजर्स और बॉन्ड होल्डर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, मैनेजर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट के साथ, और मैनेजर एंड सोसाइटी के साथ। वो जो व्हाट कैन गो रॉन्ग जो है ना, हमने बताया था कि भाई हैव लिटिल कंट्रोल ओवर मैनेजर, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, क्योंकि मैं ये रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ कि एक हफ्ते का गैप भी बीच में आ गया है, 12 बिल और पड़ गया था, तो उसको मैं रिकॉल करूँ तो जो वो फिर स्टॉक होल्डर पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, मैनेजर्स पुट देयर इंटरेस्ट अबव स्टॉक होल्डर्स। सेम वे जो लैंड बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, वो उनका जो है वो मनी जो होती है वो मैनेजर्स जो है वो उनको रेप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती। तो इसी तरह फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो बैड इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचाते हैं और गुड इन्फॉर्मेशन में वो फ़ौरन पहुंचा रहे होते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं, जिस वजह से मार्केट के डिसीजन गलत होते हैं, वैल्यू गलत आ जाती है। इसी तरह जो है सोशल कॉस्ट जो है वो प्रॉपरली मार्केट फॉर्म को ट्रांसफ़र नहीं होती, अल्टीमेटली वो तमाम कॉस्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, कुछ कॉस्ट रह जाती है। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, यहाँ पर आए, इसका हल ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहा जाता है। मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कहता है कि भाई जब आप स्टॉक प्राइस को मैक्सिमाइजेशन को रखेंगे तो अल्टीमेटली वो मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लग रहा होगा कि वो इन्वेस्टर्स उन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो सोसाइटी का भी ध्यान रखती होंगी, जो बॉन्ड होल्डर को भी प्रोटेक्ट करती होंगी, जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन पहुंचाती होंगी, जो शेयर होल्डर्स का ख्याल रखती होंगी, सब ये चीज़ें मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड ऑल्टरनेटिव बताया, द नॉन स्टॉक होल्डर बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम, क्या है? टू चूज अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट इज असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग मैनेजर्स फॉर समवन अदर देन स्टॉक होल्डर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ स्टॉक होल्डर के अलावा किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती है। अब इसमें आगे हम चलते हैं तो पता चलेगा कि भाई मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से सिस्टम, जैपनीज सिस्टम अलग है, जर्मन सिस्टम अलग है, और चाइनीज़ सिस्टम अलग है, तो वो अलग अलग तरीके से वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टॉक होल्डर जो है, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कर रहे होते हैं एज अ ऑडिट कमेटी, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी देख रहे होते हैं, साथ में इंटरनल ऑडिटर देख रहा होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर भी उस पर एक रिपोर्ट दे रहा होता है अपना रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर। द बेटर ऑब्जेक्टिव देन द मैक्सिमम स्टॉक प्राइस, अब टू चूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फॉर द फर्म। अब ये सारे क्वेश्चन जो हम रख रहे हैं ना, ये आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमने बोल दिया मार्केट बेस्ड, दूसरा हमने कहा नॉन स्टॉक होल्डर बेस्ड, तीसरी बात करें हम क्या, हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके देखेंगे कि भाई दूसरे ऑब्जेक्टिव में क्या नुकसान आते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है इनका। तो मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस बट मिनिमाइजिंग साइड कॉस्ट, टू मैक्सिमाइज स्टॉक प्राइस बट रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रेकडाउन, फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रेकडाउन। अब इसमें क्या, किस तरह से आप करेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। मेकिंग मैनेजर्स डिसीजन मेकर, हम कर देंगे मैनेजर्स को डिसीजन मेकर, उनको डेलीगेशन ऑफ पावर के थ्रू हम उनके डिसीजन मेकिंग की तरफ कर देंगे, और एम्प्लॉयज़ को स्टॉक होल्डर बना देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम के थ्रू उनको शेयर दे देंगे, तो वो खुद शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, स्टॉक होल्डर्स बन जाएंगे। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय का स्टेक ऑटोमेटिकली कंपनी के अंदर आ जाएगा। एंड प्रोटेक्ट लेंडर फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, किस तरह से करेंगे ये हम उनको कहते हैं मुख्तलिफ कॉन्वेंट के थ्रू उनके जो है वो पैसे को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन क्लॉज के थ्रू। बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड प्रॉम्प्टली टू फाइनेंशियल मार्केट, हम जो मार्केट में ऑनेस्टली और प्रॉम्प्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मीन्स टाइमली इंफॉर्मेशन देंगे और करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। एंड सोशल कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। हर जो इम्पैक्ट होगा उसकी कोई सोशल कॉस्ट है, कोई इन्वायरमेंटल हर्ट हो रहा है, कोई एम्प्लॉय के मुतालिक, ह्यूमैनिटी के मुतालिक कोई मसले हो रहे हैं, जिस तरह से अगर समझो कि कोई ऑपरेशन हमारा ऐसा है जिसके अंदर हम धुआं निकालते हैं, वो धुआं जो है वो इंसान की हैज़िटियस हो रहा है, तो उसको प्रोसेस करके निकालें, पानी वेस्ट का पानी जो है प्रोसेस करके निकालें। और इसी तरह जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिलेटेड भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, क्योंकि ये समरी थी पहले, अब इसको हम डिटेल में चीज़ देखेंगे एक बारी बारी। एंड ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब पहली वाली जो बात हमने कही थी ना कि भाई मार्केट बेस हो गया, अब दूसरा जो बात की थी नॉन स्टॉक बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम, वो ये आ गया। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम क्या है?
अब मैंने शुरू में जैसे बताया था आपको कि जर्मन और जापानीज जो हैं वो डिफरेंट तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जर्मन जापानीज डेवलप अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड अपॉन कॉर्पोरेट क्रॉस होल्डिंग। वो किस तरह से करते हैं कि एक जर्मन क्या करते हैं कि दे यूज द बैंक फॉर्म द कोर ऑफ दैट द सिस्टम। वो अपने बैंक्स को इस्तेमाल करते हैं और बैंक्स के थ्रू जो है ना वो कंपनियों को इस तरह से उनके साथ में लिंक कर देते हैं। जो मैंने थोड़ा बहुत देखा इसके अंदर ये हो गया कि भाई वो बैंक जो है जहाँ डेट देते हैं वहाँ इक्विटी होल्डर भी बन जाते हैं, उनके बोर्ड पर भी आ जाते हैं और साथ में वो बैंक जो है उसको कंपनी को उसकी जो कंप्लाइंस करवा रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें भी आप फॉलो करें। तो ऐसी कोई चीज़ ना करे जिससे वो जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स, लैंडर्स तो वो खुद हो गए बैंक, उसके अलावा सोसाइटी और हमने बताया मार्केट जो होती है, तो वो इन सब में किसी को भी स्टेक होल्डर को हर्ट ना करें और उस तरह से गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम करें। अब जैपनीज क्या करते हैं, दे यूज़ अ कोराटसिस। ये कोराटसिस एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं क्रॉस होल्डिंग ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व फ्रॉम फैमिली ओन बिजनेस डाइवर्सिफाइड। अब ये कहते हैं मुख्तलिफ शोबों में वो फैमिली ओन बिजनेस होता है, वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि भाई एक भाई की जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, कहते हैं कंपनी आयरन स्टील की होगी, दूसरी शुगर की होगी, तीसरी कॉटन की होगी, चौथी किसी और इंडस्ट्री की होगी। तो वो मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई होगी उन्होंने, ठीक है, फैमिली बिजनेस होगा। और आपस में क्या करेंगी, ये कंपनियां एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी। आप यहाँ पाकिस्तान में भी देखेंगे तो इस तरह जैसा जो मैपल लीफ का ग्रुप है जिसमें कोहिनूर टेक्सटाइल वाले भी हैं, और उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें कोहिनूर का जो है 56% स्टेक लगा हुआ है। और आप इंडिविजुअल फैमिली का देखोगे इतने पैसे नहीं लगे, देखिए क्रॉस होल्डिंग के तहत दूसरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट लगे हैं। क्रिस्टन ग्रुप है, इसी तरह और भी कंपनियां हैं जो कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो लेक्सन ग्रुप है, इस तरह से मंशा है। तो इन्होंने आपस में क्रॉस होल्डिंग की हुई है। क्रॉस होल्डिंग से फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? अच्छा, एशियन यहाँ पे लिखा था, एशियन कंट्रीज हैव मोल्डेड देयर सिस्टम आफ्टर जापानीज। मतलब जापानीज के सिस्टम की तरह एशियन कंट्रीज ने की है, विद फैमिली कंपनीज फॉर्मिंग द कोर ऑफ द न्यू कॉर्पोरेट फैमिलीज। और फिर वो एक कॉर्पोरेट फैमिलीज बना देती हैं एक दूसरे। अब इसका गुड साइड ये है कि जो एफिशिएंट कंपनी होती है वो जो ख़राब कंपनी होती है उसको भी उठा लेती है। लिखा है ना, the good work at bring the less than efficient up to the par and provide the corporate future welfare system that makes for the more stable corporate structure। तो वो सारी चीज़ों को ना वो अच्छा कर देती है, जो ख़राब कंपनी भी उड़ जाती है। लेकिन बैड साइड क्या है? बैड साइड ये है कि अगर ज़्यादा कंपनियाँ उसमें बैड होंगी, पुअर होंगी, कोई परफॉर्मिंग होंगी, तो वो जो वर्स्ट कंपनी है वो जो अच्छी कंपनी को भी ले डूबती है। At the worst, the least efficient, poorly run firm of the group pull down the most efficient and best running firm। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्यों है कि भाई ये कोई तो चाहता नहीं कि अपनी कंपनियां खराब हों, क्यों होती हैं? The nature of the cross holding make it very difficult for the outsider, including the investor of these firms, to figure out how well and badly द ग्रुप वर्क इज डूइंग। अब वो क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही, कौन सी बुरी कर रही, क्योंकि वो उनकी जो क्रॉस होल्डिंग होती है, जो अच्छी कंपनी के प्रॉफिट है वो बुरी कंपनी में आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बुरी कंपनी के लॉसेस अच्छी कंपनी को भी हिट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वो जो रिटर्न होता है उसकी, जो हम उसको मार्क वो करते हैं, कहते हैं अगर समझो कि 50% से ऊपर की होल्डिंग है तो उससे इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आता है। अगर 50% से अंडर होल्डिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आता है। लेकिन 10% वाले 20% अप टू 20% पे डिविडेंड का इम्पैक्ट आता है। 20% अबव की होल्डिंग जाते हैं तो आपका मार्क उसको करते हैं इन्वेस्टमेंट को इक्विटी बेस अकाउंटिंग करते हैं, उसके अंदर शेयर आता है लेकिन वन लाइनर आता है। और जब 50% अबव हो जाती है तो फिर उसको जो है लाइन बाय लाइन एडिशन कंसोलिडेशन किया जाता है। तो इस तरह से जब आप कंसोलिडेटेड अकाउंट देखते हैं तो उसके अंदर आपको पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी कम अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी बुरी परफॉर्म कर रही है। तो पाकिस्तान के केस में अगर आपको देखना हो ना ये चीज़, तो आप जो सेपरेट अकाउंट है ना वो सेपरेट अकाउंट कंपनी के देखें तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है। सिर्फ उसके अंदर ये होगा कि जो क्रॉस होल्डिंग डिविडेंड इनकम है ना उसको अवॉइड कर दें तो आपको पता चलेगा एक्चुअली ही कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसकी अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अच्छा, अब जो हमने पहले जो बताया था कि एक और अच्छा, ये पहले वाली स्लाइड में कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं?
कोई चीज समझ में नहीं आई हो। वैसे तो इनकी ब्रॉडर जो है वो यही था कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम इन्होंने 3 डिस्कस किए, और एक जर्मनी का बेसिकली है। उसके अंदर जो जर्मनी के जो बैंक्स हैं बड़े स्ट्रांग है, डॉइच बैंक वगैरह जैसे है, और उनकी होल्डिंग होती है और वो बहुत प्रोएक्टिवली मॉनिटर करते हैं। बाकी जापान के अंदर एक जो है इनका ग्रुप होल्डिंग का सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान में भी इसी तरह का है मोरलेस, जैसे उन्होंने बात की है। तो ग्रुप होल्डिंग पाकिस्तान के अंदर भी जो इश्यूज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जो यूएस को दरपेश है, वो यहाँ पे इतने है नहीं है। दैट मीन्स के मैनेजमेंट जो है वो अपने इंटरेस्ट को सुपरसीड कर रही है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में आपकी क्रॉस होल्डिंग जो जापानीज सिस्टम है उसी तरह से, लेकिन इसके जो है रिपरकशन दूसरे भी बहुत होते हैं। तो हाँ, उस पर भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तीसरा इन्होंने कहा चाइनीज है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो है बहुत बहुत ज़्यादा इसमें रोल होना चाहिए। और अच्छा, इसका इसके जो सिस्टम है ना, जो गवर्नमेंट जिसके अंदर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ एन एफिशिएंट एज अ मेजर रोल इन मैनेजिंग द सिस्टम। उसमें ये होता है कि जो मार्केट के अंदर कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड पे एक तो लोग होते हैं गवर्नमेंट के, और प्रोएक्टिवली देख रही होती है गवर्नमेंट। और दूसरा ये कि जो इनके फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के फंड्स, उनकी बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो भी बेस कर रही होती है फर्म्स पे, तो उससे भी चेक होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत बड़ा फंड है और वो उसकी बेसिस जो है गवर्नमेंट की बाइंग जो है वो, लेट सपोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम है या दूसरी चीज़ें हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कंपनी जो है उसमें चेक रखती है। तो ये 2-3 मेथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं दुनिया में, जो कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम हो सकता है यूएस का। लेकिन हर एक के प्रोज एंड कॉन्स हैं, सही है ना। खैर किसी वक्त और डिटेल में इस पर बात हो सकती है। कोई सवाल इसके अंदर, कोई चीज़ प्रॉब्लम या कुछ एनीथिंग एल्स? सर, ये जो जर्मनी वाला जो पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर बैंक आपका एक रोल प्ले कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, हाँ हाँ। तो ये एज एग्जीक्यूटिव तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये नहीं नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं या इंडिपेंडेंट तौर पर? वो बैंक इस तरह से होते हैं कि वो बैंक एज अ इन्वेस्टर होते हैं। जब पाकिस्तान में तो ऐसा इतना नहीं है, यहाँ पे जैसे उन्होंने रखा हुआ है कि 10% ज़्यादा स्टेक जो है ना बैंक एक उसमें नहीं रख सकता। लेकिन ये है कि बाहर जहाँ पे बैंक्स के, क्योंकि बैंक के पास लिक्विडिटी होती है, तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब आप बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं तो आप उसके बोर्ड पे बैठ रहे होते हैं, ठीक है ना, और सर, आपके पास वो डिसाइडिंग पावर भी हो जाती है ना इन दैट केस। तो नॉमिनी उस तरह डायरेक्टर। से। और अगर बैंक्स प्रोएक्टिवली, अच्छा पाकिस्तान में मसला है, दूसरी जगहों पे मसला ये है कि बैंक्स जो है वो एक तरह से जब बोर्ड पे बैठते हैं, एक तो ये कि यहाँ पे इतनी होल्डिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, दूसरा ये कि जब बैंक बोर्ड पे बैठते हैं तो वो इतना डिटेल में वो चीज़ें नहीं देख रहे होते। तो अगर वही बैंक्स जो है वो देखा उस तरह से देखें तो अच्छा, उनका जो बैंकिंग सिस्टम है ना जर्मनी का, वो भी एक तरह से कॉसी गवर्नमेंट सिस्टम आप कह लें। इट्स नॉट मतलब वो आप नहीं कह सकते कि 100% प्राइवेट सिस्टम है तो प्राइवेट बैंक्स, लेकिन वो कॉसी गवर्नमेंट है। तो डुएशे बैंक जैसे उनका बहुत बड़ा बैंक है, तो वो उसके थ्रू जो है एक तरह से गवर्नमेंट, या समझ लें कि वो एक कंट्रोल हो जाता है। सही है ना। सर मैं क्या ऐड करूँ सर इसमें, यहाँ जी। स्लाइड पे आपने बताया था चाइनीज़ वगैरह का ना, चाइनीज़ का बुक में मेंशन किया हुआ है। वो हाँ चाइनीज़ हाँ का जहाँ बात बोलता है ना बुक में, वो ये कहते हैं कि चाइनीज़ ने जो है वो थ्रू द अपनी गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल करती हैं हाँ कंपनीज को हाँ। ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती हैं। उसका अब अच्छी बात तो ये है कि अच्छा होता है, लेकिन डाउन साइड ये है, वो ये कहते हैं कि अगर इन केस हम्म कंपनी कंट्री बैड परफॉर्म करने लगेगी, तो वो हम्म। कंपनी बैड परफॉर्मेंस पे चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। हाँ, ये बात सही है। असल ये में जो अभी चाइनीज की, आप ये समझे कि चाइनीज की जो प्लस पॉइंट है ना वो इनकी ब्यूरोक्रेसी है। हम्म मतलब दुनिया की मेरे ख्याल से मोस्ट एफिशिएंट जो ब्यूरोक्रेसी जो है ना इस वक्त दुनिया की, जो या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो चाइनीज का है। और चाइनीज वो बिल्कुल मेरिट बेस्ड होता है, तो उनका क्योंकि वो सिस्टम बड़ा अच्छा है तो वो उसकी वजह से उनका कंट्रोल भी अच्छा है। अच्छा, वो सारा कुछ जो है ना समझ ले, चाइनीज पूरी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है। जैसे हमारे यहाँ तो मार्केट सिस्टम चलता है, वहाँ पे जो है वो कॉसी गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा होल्ड है। ठीक है ना। तो उस लिहाज से क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, काबिल है, उस बिल्कुल मेरिट चलती है वहाँ पे। और एक बहुत सिस्टम है, किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे कि वो बिल्कुल बेसिक से लेके उनका जो टेन्योर होता है ब्यूरोक्रेसी का, वो बिल्कुल कई कई यानी ऊपर तक पहुँचता है, और बेसिक लेवल से लोग ऊपर आते हैं।
सर एक और चीज वही ब्यूरोक्रेट वही जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी से, वही जो है वो उसमें भी कांग्रेस में भी इनकी जो वो है ना, जो इनके पार्टी है, उसमें भी आ पार्टी जाते हैं। तो बेसिकली इनका कम्युनिस्ट। सिस्टम जो है ना वो ब्यूरोक्रेटिक लेड सिस्टम है, और वो मेरिट पर चल रहा होता है। ये इनका प्लस पॉइंट है इनका। देखें ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं चाइनीज जो रन कर रहे हैं, वो सारी गवर्नमेंट के उसमें चल रही है ना। तो बाकी जगहों पे जहाँ पे करप्शन और दूसरी चीज़ें गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी अच्छी हो, स्ट्रांग हो, तो यहाँ पे जो है यानी कि वो कंपनी को भी बेहतर कर सकती है ना। लेकिन इसका डाउन साइड यही है कि अगर वो करप्ट हो जाए तो कंपनीज भी करप्ट हो जाएंगी। तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती जी। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, ये मलेशिया का सिस्टम कौन सा सिस्टम है? क्योंकि वो थोड़ा चाइनीज़ का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन को एक उन्होंने होल्डिंग कंपनी बना के करा हुआ है, और कुछ वेस्ट का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये मलेशिया के असल में सिस्टम जो का एक चीज समझे कि ये जो सिस्टम्स है ना, मलेशिया का हो गया, या ये जैसे स्कैंडिनेवियन सिस्टम हो गया, ये सिस्टम जो है ना एक तरह से डिफरेंट इस तरह से है कि उनका सिस्टम मार्केट बेस्ड है, जिसके अंदर सारी चीजें, लेकिन जो मार्केट में जो प्लेयर होता है ना वो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। जैसे नीदरलैंड है फॉर एग्जांपल, तो नीदरलैंड का जो है, जो उनका सॉवरेन वेल्थ फंड है, दुनिया के सबसे बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड है ना। तो वो क्या करता है कि वो हेल्थ, अच्छा आपको पता है ये जो नीदरलैंड है फॉर इंस्टेंस, उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और ये सब से सिलसिला है। ये सारा जो है ना वो फंड के रिटर्न से पूरा मुल्क चलता है। बेसिकली वो इतना बड़ा फंड है कि मुल्क चला रहा होता है। तो इसी तरह से जो है ना जो मलेशिया है, उसके अंदर भी जो है वो उनकी जो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है ना इन इन एज अ प्लेयर मार्केट में, वो ज़्यादा है। तो उससे गवर्नमेंट की सेव बन जाती है कि वो जो है गवर्नमेंट यानी बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सही है ना? सर मैं जो पूछना चाह रहा था कि अगर हमें कभी पढ़ना होगा मलेशिया का, टर्की का, तो हम किस किताब से पढ़ें? क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे चल रहे हैं ये लोग, और ये हमें वेस्ट की किताबों में भी नहीं अच्छा, मिलते। मैंने आपको एक मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ, बल्कि वो यूट्यूब पे चैनल है, हाँ। इकोनॉमीज एक्सप्लेन। उस पे जो है ना इनके जो है 20-20 मिनट के 25 मिनट के ना कंट्री के पूरे मुल्क के सिस्टम के बारे में ना इन्होंने बड़े एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वो आप देखें। सब्सक्राइब करें, बहुत ज़बरदस्त चैनल है वो। और वो आपको 15-20 मिनट में ना आपको पूरी उनकी इकोनॉमी के बारे में, हर सिस्टम के क्या चीज़ें हैं, किस तरह चल रही है, वो बताता है। ठीक है तो सर एक तो वो देख लें, बाकी जो है चीज़ें और फर्दर आती है। लेकिन जैसे ये इस तरह के चैनल्स अच्छे होते हैं, जो लेटेस्ट भी जो आपके ट्रेंड्स जो जो भी चल रहे होते हैं। जैसे अभी पिछले मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने वो जो सऊदीया में जो बन रहा है ना, वो जो लाइन जो बना रहे हैं, उस पे पूरा उन्होंने उसके सिस्टम पे पूरा उन्होंने बात की थी। बहरहाल खैर, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, नियॉम तो वो आप नियॉम देख सकते नियॉम हैं। सही है नियॉम ना? बिजनेस सिटी। हाँ, नियॉन जो कर रहे हैं, सही है। नियॉन बिजनेस सिटी। हाँ सर, मूव करूँ आगे सर अगली स्लाइड पे? चले, और अच्छा आप आगे चले। अच्छा, मैं आई थिंक आई विल बी लीविंग फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, लेकिन आप अपना कंटिन्यू करें। तो यस। फिर जो जब मैं आऊँगा तो अगर कोई क्वेश्चन होगा, डिस्कस करना होगा तो कर लेंगे। लेकिन ये कि आप कंटिन्यू करें, रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हो रही है। बस मुझे 5-10 मिनट जो है ना, मैं आई विल बी नॉट बीइंग हियर, ठीक है? तो प्लीज़। ओके जी। इस्लाम, हाँ ये हम जो सेकंड हमारा पॉइंट था ना कि चूजिंग अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव था शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना, शेयर होल्डर्स प्राइस को। अब इसमें ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो दे रहा है, ये मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव सिस्टम दे रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि फर्म्स कैन ऑल्सो फोकस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमाइज अर्निंग या प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, फर्म के साइज को मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना, और इकोनॉमिक वैल्यू एडिड को मैक्सिमाइज करना। इसको जो बेसिकली हम जो बुक में देखते हैं, तो बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्केट साइज का जो मैक्सिमाइजेशन है, मार्केट शेयर का जो मैक्सिमाइजेशन है, उसमें नॉर्मली क्या थिंकिंग होती है कि भाई जब मार्केट शेयर जब मैक्सिमाइज करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि ये लोग समझते हैं जो इन्वेस्टमेंट मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है वो गुड इन्वेस्टमेंट है, और जो मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं कर रही वो बैड इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है। इसके जो फेवर करने वाले लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई जब मार्केट शेयर इंक्रीज होगी तो मार्केट प्राइस भी आप डिक्टेट कर सकते हो, और इस अजम्पशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी फर्म की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ा सकते हो। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा, स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेटली यही हो जाता है। तो लेकिन इसका जो उल्टा साइड है ना, वो ये है कि भाई अब अगर ये जो बिलीव है ये ना हो, इफ दिस इज नॉट गुड, तो फिर क्या होगा? अगर हायर प्राइस आप डिक्टेट नहीं कर सकते मार्केट शेयर बढ़ाने के,
क्योंकि जो पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, आप मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करते हो, प्राइस लोअर से लोअर रखते हो। जब लोअर से लोअर प्राइस रखोगे, पेनिट्रेशन करने की कोशिश करोगे, तो उसका नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके जो अर्निंग्स पर यूनिट कम हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी और इवन नेगेटिव हो जाएंगी मार्केट शेयर, और इसके नतीजे में कंपनी जो है वो लॉसेस में चली जाएगी जस्ट टू इंक्रीज मार्केट शेयर। तो ये अगर जब तक कि आप मार्केट प्राइस डिक्टेट कर रहे हो मार्केट शेयर बढ़ाने के चक्कर में, तब तक तो वो गुड है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा होता है। जैसे ही वो अपनी प्राइस लो करके करने की कोशिश कर रहा होता, मार्केट प्राइस डिक्टेट नहीं कर रहा होता, वो मार्केट प्राइस डिटरमाइन नहीं कर रहा होता, मार्केट प्राइस बता नहीं रहा होता है, तो फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो मार्जिन अपने लूज कर रहा होता है, अल्टीमेटली वो लॉसेस में चला जाता है, और फिर वो कंपनी शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाती है और वो लॉसेस में चली जाती है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या अर्निंग मैक्सिमाइजेशन का ना। अर्निंग मैक्सिमाइजेशन का ना पहली पार्ट जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन तो है ये, ठीक है, एक चीज शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचते हो, आप शॉर्ट टर्मली देखते हो कि इतना प्रॉफिट हम बना लें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म को सेक्रीफाइस करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप कस्टमर को आज बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर दोगे, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपका वो कस्टमर रिटेन रहता नहीं रहता, एक तो ये नुकसान है इसके अंदर। दूसरा क्या है, अच्छा जो प्रॉफिट जो है प्रिसाइसली मेजर होता है वैल्यू के मे बी इनकरेक्ट, जो वैल्यू होती है इनकरेक्ट होती है, ये चीज़ें इस तरह से मेंशन करते हैं। लेकिन इशू क्या आता है इसके अंदर, इशू ये आता है कि प्रॉफिट में ना बहुत सारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं अर्निंग्स के अंदर, जिस तरह डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट है और मुख्तलिफ कॉस्ट के प्रोविजंस हैं। तो उनसे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो है ना वो आपका अर्निंग जो है मैक्सिमाइजेशन, अगर आपकी ओवरऑल स्टॉक वैल्यू नहीं बढ़ा रहा तो वहाँ पे भी ये ना नेगेटिवली हिट करता है। जैसे हमने मार्केट शेयर के केस में बोला ना कि वो अगर जब तक कि वो स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन के साथ है तो सही है, जैसे ही वो उसके अगेंस्ट होगा तो वो सही नहीं है। थर्ड आ जाता है हम लोग जो हमने क्या फर्म साइज एंड रेवेन्यू, जिसको हम साथ ले लेते हैं, फर्म साइज और रेवेन्यू को। अगर इसको मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं तो ये 1970s में बहुत ज़्यादा था कि आप बहुत सारी डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस को मर्ज करके कॉमलग्रेट बनाते थे और साथ में ना वो एक बड़ी एम्पायर बनाने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या होता था कि आप जब मुख्तलिफ तरीके के बिजनेस शामिल करते थे तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाती थी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और वो पहले ये परसीव किया जाता था कि भाई हम जो है वो बड़ा साइज कर लेंगे तो भाई इससे जो है एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे, स्टॉक होल्डर्स वेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन ये अल्टीमेटली ये देखा गया कि जब आप मुख्तलिफ तरीके के बिजनेस रखेंगे जिसमें आपको सिनर्जी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपकी फर्म वैल्यू पे ही इम्पैक्ट आएगा। आपको हर एक अलग अलग तरीके के बिजनेस के लिए अलग अलग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। आप अपनी फोकस स्ट्रेटेजी रखें, आप एक मर्ज करें तो एक तरह के बिजनेस मर्ज करें जिसमें सिनर्जी आए। सिनर्जी मीन्स 1+1 11, वैसे 1+1 2 होता है, तो वो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट रखना है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई उसमें भी अगर जब तक कि वो उसके स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन के साथ लिंक है इकोनॉमिक वैल्यू तो सही है, उसके अलावा जो होगा वो गलत हो जाएगा। द की थिंग टू रिमेंबर इज दैट देयर आर दीज आर इंटीमेटरी ऑब्जेक्टिव। अब ये भी सारे इंटीमेटरी ऑब्जेक्टिव हैं। असल ऑब्जेक्टिव आपका टू डिटरमाइन दैट दे आर correlated with the long term health and the value of the company, they work well, means वही स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन के साथ तब तक वो चल रहे हैं, तब तक वो they work well. To the degree they do not, the firm can end up with a disaster. अल्टीमेटली क्या होगा कि आप स्टॉक मार्केट शेयर बढ़ाएं, फर्म साइज बढ़ाएं, रेवेन्यू बढ़ाएं, अर्निंग बढ़ाएं, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाएं, जो भी स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन की कॉन्फ्लिक्ट में आएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो फर्म का लॉन्ग टर्म में डिजास्टर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूँगा कि आपको कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड पे, आप बताएं। एक्सक्यूज मी सर इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे लिंक करता है। जैसे हमने देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आपकी जो शेयर हैं वो आपके मार्केट के शेयर जो फ्री फ्लोट शेयर हैं
आपके जो सर ने भी बताया कि जिस डायरेक्टर के पास या जिस मेंबर के पास ज़्यादा होल्डिंग होती है वो जो है अल्टरनेट, मतलब जाहिर सी बात है वही आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थ्रू प्रॉपर चैनल हायर हो जाते हैं। तो सर उन जो फ्री फ्लोट शेयर दिया हुआ होता है कंपनी के अंदर, तो ये डायरेक्टर्स अपने शेयर मार्केट के अंदर क्या कहते हैं ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मतलब उनको फिर दोबारा परमिशन लेनी पड़ती है? मतलब फ्री फ्लोट शेयर के अंदर उनका रेशियो होता है उन डायरेक्टर्स के शेयर का रेशियो, या बस वो सिर्फ होल्डिंग पर्पस के लिए ही, मतलब वो ओपन ट्रेड नहीं कर सकते या कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर की अपनी होल्डिंग, वो जो जो वाले शेयर होते हैं ना, जो कि अगर नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं जो बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स रखे हुए मिनिमम, तो वो तो उसकी वो ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बंदा अपनी होल्डिंग के बेस पर डायरेक्टर बना है, जी जी। होल्डिंग कर ली और कुछ ज़्यादा होल्डिंग हो गई उसके पास, तो वो अपनी शेयर्स कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो एक मिनिमम होल्डिंग जो शेयर्स रिक्वायरमेंट है एज पर आर्टिकल हाँ, वो वरना मेमोरेंडम वरना अपनी पोजीशन फिर वो लूज कर जाएगा। तो सर एक और क्वेश्चन ये था कि आपके जो लूज नहीं कर जाएगा, वो उससे उस नंबर ऑफ शेयर से नीचे बेच भी नहीं सकता है। समझो कि किसी ने मेमोरेंडम में 5,000 शेयर बोले हैं, तो 5,000 से नीचे तो शेयर बेच नहीं सकता, वो 5,000 तो रखने पड़ेंगे उसे। सही। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन पे उसको मसला हो सकता है, क्योंकि उसके पास होल्डिंग समझो कि 1 मिलियन शेयर्स की थी, जिस बेसिस पर वो डायरेक्टर बना था, और अल्टीमेटली उसने सेल कर करके फिर 5,000 पे खरीद लिया है, तो नेक्स्ट टाइम वो अब जब अपने आप को वोट डालता था वोट डाल ही नहीं सकेगा, कोई और किसी और जिसने ले लिए शेयर वो वोट डाल देगा, वो डायरेक्टर बन जाएगा। तो सर एक और चीज़ पूछनी थी, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास जो है डिसीजन पावर होती है सर किसी उसके अंदर, या सिर्फ वो आपको कमेंट ही पास कर सकते हैं? देखिए, सारे डायरेक्टर्स के पास इंडिपेंडेंट हो, नॉन इंडिपेंडेंट मतलब यानी वो नॉन इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव, सबके पास वोटिंग पावर वही होती है, सेम पावर होती है। नहीं सर, मतलब डिसीजन पावर, वोटिंग पावर तो सेम है लेकिन डिसीजन पावर। वो डिसीजन बात बता रहा हूँ ना, बोर्ड के ऊपर अगर 60 डायरेक्टर बैठे हैं, मिनिमम का लिस्टेड कंपनी में 60 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक चेयरमैन है, चेयरमैन पहले अपना वोट नहीं डालता है। आप समझ देखिए, कोई एक रेजोल्यूशन पुट की गई, उस रेजोल्यूशन में 3 में फेवर में डाला, 3 ने अगेंस्ट में डाला, अप्रूव 3 ने कहा नॉट अप्रूव, ठीक है, तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया, तो चेयरमैन के पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि चौथा वोट वो डाल दे अप्रूव या नॉन अप्रूव के सिलसिले में। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप समझोगे 4 नॉन एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे बोर्ड के ऊपर और इंडिपेंडेंट बैठे हुए थे, और चारों ने एक रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट डाल दिया, ठीक है, कि भाई ये हम ये अप्रूव नहीं करते, नॉट अप्रूव, तो चेयरमैन यस भी डाल देना, तब भी वो वो नहीं होगी एक्चुअली। जो 6 में से 3 ने 2 में फेवर में डाला था और तीसरा चेयरमैन हो जाएगा, 4 ने अगेंस्ट डाला था, तो वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगी, सबके वोट सही बराबर हो। सही। ऐसा सर एक और बात ये कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में डिफरेंस मतलब क्या है? गूगल मैंने किया था लेकिन उतना क्लियर मुझे हुआ नहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपके मैनेजमेंट कमेटी का भी हिस्सा होते हैं, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक अलग डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दो अलग डेफिनेशन है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है। आपका किसी ना किसी तरीके से कंपनी से लिंक हो, इट नॉट बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल भी लिंक हो सकता है, फैमिली मेम्बर है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, भाई वो एक दूसरे के साथ लिंक है। इंडिपेंडेंट नहीं है, असम जो कि भाई है, कोई और इस तरह से आपके इस तरह से लिंक है, तो वो आपका वो हो जाता है। प्लस आपका क्या समझो कि किसी और सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो है उसके साथ लिंक हो जाता है, या आपका कोई एक्स एम्प्लॉई है, या आपको किसी फंड के अंदर कोई ट्रस्टी वगैरह है, किसी तरह से आपके ना लिंक आ जा रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट इस तरह से, सॉरी डिपेंडेंट इस तरह से बनता है। अगर ये नहीं है आपका कोई रिलेशनशिप आपकी कंपनी से, मैनेजमेंट से कोई रिलेशनशिप नहीं कंपनी से, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। उसका कंट्रोलिंग जो भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, जो मैनेजमेंट है, उससे कोई लिंक नहीं है उसका, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कैसे होता है? एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कि एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी होता है, उसी कंपनी का एम्प्लॉई होता है, उससे सैलरी ले रहा होता है, ठीक है। वो
प्रमोट होते होते वो डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाता है, या डायरेक्टली एज अ डायरेक्टर हायर किया जाता है। फाइनेंस डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर आपने सुना होगा। तो इस तरह के होते हैं, कॉर्पोरेट डायरेक्टर होते हैं, इस तरह के वो डायरेक्टर होते हैं, वो सैलरी एक पार्ट पे ले रहे होते हैं, दूसरे पार्ट पे वो बोर्ड पे बैठे होते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, वो ज़रूरी है कि वो डिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव है ना, या तो वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर ये क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की। नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर सर अगर तो लिंक पास्ट में कंपनी से रहा है तो डिपेंडेंट, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट, ऐसा ही है ना? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी और तरीके से भी लिंक हो सकता है, पास्ट में, प्रेजेंट में भी लिंक हो सकता है। और समझो कि आपकी कोई मेजर सप्लायर, कस्टमर वगैरह कोई और इस तरह से आ रहा है जिसने मतलब नॉर्मल ट्रेड पे तो अलग बात है, लेकिन एक समझो कि एक ही आपका कस्टमर है या एक ही सप्लायर है इस तरह से आ रहा है, मतलब आप जो है वो आपका पूरा बिजनेस उसके ऊपर चल रहा है, किसी तरह लिंक आपका आ रहा है ना, तो इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है आपकी उसके साथ में। ओके सर, थैंक यू सर। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, आगे मूव करूं? चलिए मैं आगे मूव करता हूं। अच्छा, अगली स्लाइड है मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस सब्जेक्ट टू। अब मैक्सिम जो हमारा पहले तो हमने कह दी ना कि भाई चूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अब हमने कहा कि भाई ये सब का अल्टीमेटली तो मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस पे आता है। अब मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस सब्जेक्ट टू क्या होता है, इनके ऊपर इसके ऊपर क्या मसले अप्लाई होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इट्स इंटरनल सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म। इसका एक इंटरनली सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। कैसे ये सेल्फ करेक्शन होती है? Excesses on any of the linkages led, if unregulated, the counter action which reduced eliminate these excesses। अगर कोई चीज एक्सेस होगी तो जो लिंकेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली काउंटर एक्शन के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देते हैं एक्सेसेस को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर डिस्कशन, the managers take an advantage of the stockholders। अब ये किस तरीके से मैक्सिमाइजेशन का जो हम कह रहे हैं ना कि लिंकेजेस एडिट करते, तो हम आप अपनी जो डिस्कशन है उसमें बताते हैं किस तरह से। इसमें हमने जो अभी डिस्कशन किया था, मैनेजर्स टेक एडवांटेज ऑफ द स्टॉक होल्डर्स। जब मैनेजर्स एडवांटेज लेंगे स्टॉक होल्डर्स का, they led to the much more active market for corporate control। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? कॉर्पोरेट कंट्रोल जो है वो बढ़ जाएंगे, एक्टिव मार्केट कॉर्पोरेट कंट्रोल, मार्केट में कॉर्पोरेट कंट्रोल्स पे ज़्यादा एम्फेसिस हो जाएगा अगर वो एडवांटेजेस लेने शुरू कर देंगे। परफॉर्मेंस स्टॉक एंड ऑप्शंस, लोग क्या करेंगे, जो परफॉर्मिंग स्टॉक होंगे और ऑप्शंस होंगे उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। द स्टॉक होल्डर्स टेक एन एडवांटेज ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। अगर स्टॉक होल्डर्स बॉन्ड होल्डर्स का एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, उनको डिफॉल्ट में उनका जो है कैपिटल लूज कराने की कोशिश करेंगे, that had led to the bondholders protecting themselves at the time of the issue। किस तरह से वो covenant clauses लगाएंगे, कन्वर्जन का क्लॉज लगा देंगे, मुख्तलिफ चीज़ें लगा देंगे, प्रोटेक्शन अपने लिए क्रिएट करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू। बोलेंगे भाई हम लेते ही नहीं बॉन्ड अगर आप विद प्रोटेक्शन नहीं देंगे हमें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो विद प्रोटेक्शन बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे। फर्म्स रिवीलिंग इनकरेक्ट और डिलेड इंफॉर्मेशन, अगर फर्म जो है इनकरेक्ट और डिले इंफॉर्मेशन देगी टू द मार्केट, दैट हैड लेड टू द मार्केट बिकमिंग मोर स्केप्टिकल एंड प्यूनिटिव। तो वो उसका नतीजा ये लेगा कि भाई लोग स्पेकुलेशंस करने लगेंगे, स्केप्टिकल हो जाएगी, और एक मार्केट के अंदर एक सही से मुझे ना मसला एक रहेगा कि भाई सही से इंफॉर्मेशन नहीं होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक के मुताबिक। तो आपको जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन और टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर इनकरेक्ट और डिले इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी स्टॉक प्राइस सही से नहीं आ रही होगी, उसमें स्पेकुलेशन बहुत हो रही होगी और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। द फर्म्स क्रिएटिंग सोशल कॉस्ट, जो फर्म सोशल कॉस्ट क्रिएट करेगी उसका नतीजा क्या निकलेगा? दैट लेड टू द मोर रेगुलेशन एज वेल एज इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर बैकलैश।
इन्वेस्टर और कस्टमर उससे ना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, ना कस्टमर उसके साथ बिजनेस करेंगे। अगर आपकी सोशल कॉस्ट आपके बिजनेस की ज़्यादा आ रही होगी, एक तो रेगुलेशन बढ़ेंगी और साथ में क्या होगा कि आपके इन्वेस्टर और कस्टमर भी आपसे भाग जाएंगे। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? अच्छा चलें, मैं भी इसमें आ गया, तो इफ यू हैव क्वेश्चंस। हाँ जी जी पूछ रहे थे आप कोई क्वेश्चन? सर मूव करूँ आगे? क्या आगे? चलें, ठीक है, आगे चलें। आगे चलो। अच्छा, स्टॉक प्राइस, आप जो हमने पिछले स्लाइड में बताया, स्टॉक होल्डर्स बैकलैश क्या होता है? एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अब इसमें क्या आ सकते हैं कि फंड्स आ सकते हैं बड़े बड़े, जैसे नाफा है और यूबीएल फंड्स हैं और मुख्तलिफ तरह के फंड्स आ सकते हैं। तो वो क्या है कि दे हैड बिकम मच मोर एक्टिव इन मॉनिटरिंग कंपनी दैट दे इन्वेस्ट इन एंड डिमांडिंग चेंजेस इन द वे इन विच द बिजनेस इज डन। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई अब हम आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इस तरीके से सोशल कॉस्टिंग करना करें, आप ये चीज़ ना करें, आप जो स्टॉक लैंड होल्डर जो दो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं ना हमारे सोसाइटी, मार्केट, और टाइमली इंफॉर्मेशन दें, और जो लैंडर्स होंगे उनको प्रॉपरली पे करें। तो आप जो है वो आपके ऊपर प्रेशर करेंगे ताकि आपके जिस तरह बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली कंडक्ट करें। दे हैव बीन जॉइंड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड लाइक KKR, इनका कोई फंड है, एंड द ब्लैकस्टोन, यूएस का कोई फंड है, उनके मेंशन किया। हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े फंड और हमारे वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट फंड्स नहीं करते हैं इसके अंदर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिवली नहीं करते, एक्टिविस्ट नहीं होते, वो पैसिव रहते हैं ज़्यादातर। एक्टिविस्ट इंडिविजुअल्स, अब ये एक्टिविस्ट इंडिविजुअल्स कैसे हो सकते हैं? लाइक कॉल specialist in taking large position in corporate which they feel need to change their way. Blockbuster, Time Warner, Motorola and Apple, ये एक बंदे की एग्जांपल बोल के कॉल की जिसमें जो बड़ी बड़ी पोजीशंस लेता है कंपनी के अंदर और खुद इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, लार्ज होल्डिंग इसके पास होगी, और वहाँ पर जो है वो क्या करता है कि कंपनी के जो बिजनेस होता है उसको मॉडिफाई करता है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हुए बिजनेस करें एंड पुश फॉर द चेंज। वो अब कोशिश ये करता है अपने तौर पे कि वो अपनी मैनेजमेंट के स्टाइल में चेंज आए ताकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ चले। अच्छा, वोकल स्टॉक होल्डर्स आर्म विद मोर इंफॉर्मेशन एंड न्यू पावर एट द एनुअल मीटिंग, स्टॉक होल्डर्स have taken no have taken their dispower with the incumbent management voting against their compensation contract or their board of directors। अच्छा, इस तरह से करेंगे भाई। अगर जो आम स्टॉक होल्डर्स हैं ना, जो वोकल स्टॉक होल्डर्स हैं, ऑल्दो वो एक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशन भी नहीं है और इंडिविजुअल्स भी नहीं है, मतलब जैसे लार्ज होल्डिंग वाले लोग नहीं हैं, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वोकल हों और ऐसी कोई जो अप्रूवल्स हैं कंपनसेशन प्लान की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की, वो जो CEO है, मुख्तलिफ मैनेजमेंट पोजीशंस हैं, उसके अंदर उसके अगेंस्ट वोट करें ताकि वो अपनी बात बनवा सकें। बोले कि हम अगेंस्ट वोट करेंगे अगर आप ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलाते, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं करते, चीज़ें नहीं करते। ठीक है, इसमें किसी को क्वेश्चन है? जी, कोई सवाल, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? ये पॉइंट समझ में आ गया? चलें आगे चल। ठीक है, द हॉस्टाइल एक्विजिशन थ्रेड। अच्छा, ये इस पॉइंट को यूँ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इन केस मैनेजमेंट प्रॉपर्ली गवर्न नहीं करती कंपनी, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? कि उसका नतीजा निकलता है कि हॉस्टाइल एक्विजिशन का डर होता है। द टिपिकल टारगेट फॉर्म इन द हॉस्टाइल टेकओवर हैज़, कौन सी होती हैं जो कि हॉस्टाइल टेकओवर इनका हो जाता है? द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 5% लोअर देन इट्स पेयर ग्रुप,
उस इंडस्ट्री में जो उसके कंपेरेबल साइज की है, उसके इंडस्ट्री में जो ऑपरेट करती है, उससे 5% उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता है। इन्होंने एक एनालिसिस दिया है, वो टारगेट होती हैं हॉस्टाइल टेक ओवर की, या हैड अ स्टॉक दैट हैज सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म द पेयर ग्रुप ओवर द प्रायर 2 years। सिग्निफिकेंटली अपने जो पेयर ग्रुप से लास्ट 2 साल तक के अंडर परफॉर्म कर रही हैं, वो भी टारगेट होती हैं हॉस्टाइल टेक ओवर की। हैज़ मैनेजर्स हु होल्ड लिटिल और नो स्टॉक इन द फर्म, और उनके मैनेजर जो होते हैं उनकी होल्डिंग कोई नहीं होती कंपनी के अंदर। ऐसी कंपनियां भी जो है वो हॉस्टाइल टेक ओवर की थ्रेट पर होती हैं। इन अदर वर्ड्स, द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द हॉस्टाइल टेक ओवर इज टू रन योर फर्म वेल एंड अर्न गुड रिटर्न्स फॉर द स्टॉक होल्डर्स। मतलब आपका जो बेस्ट जो रिटर्न जो डिफेंस होगा टेक ओवर ना हो, तो आपकी फर्म को प्रॉपर्ली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से वेल रन करें और फिर गुड रिटर्न भी अर्न करें for the stockholders. Conversely, अगर नहीं करेंगे, when you do not allow, then you do not allow hostile takeover, this is a firm that you are almost likely protected. अब क्या होगा, अगर इसके इन्वर्सली अगर नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से आप हॉस्टाइल टेकओवर करोगे? आप उसको स्पेशल प्रोटेक्शन में रखोगे, एंड नॉट अ वेल रन एंड वेल मैनेज फॉर्म। ऑल्दो वो वेल रन वेल मैनेज फॉर्म नहीं होगी, लेकिन उसको एडिशनल लीगल प्रोटेक्शन देके जो है ना, दिस इज द फर्म दैट यू आर ऑलमोस्ट लाइकली प्रोटेक्टिंग, जो उसको फिर प्रोटेक्ट कर रहे होते हो लीगली। तो इससे जो है वो आपको, वो आपकी जो मार्केट बेस की बात थी ना, कि शुरू वाला पॉइंट हमारा कि मार्केट बेस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हम जो कह रहे थे कि भाई किस तरह से मार्केट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम करना है, वो यही है कि आपको अच्छी तरह से कंपनी चलानी है अपनी, वेल कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी है, उसके रिटर्न्स अच्छे देने, बिलो मार्केट नहीं होना चाहिए। अगर अबव नहीं जा रहा तो कम से कम मार्केट को मैच करें, और 1 साल चलो आ गया मुस्तकिल 2 साल बैड रिटर्न्स ना हो, और मैनेजर्स के पास खुद स्टॉक होल्डिंग हो, तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है एक्विजिशन का थ्रेट कम हो जाएगा। और एक्विजिशन होती क्यों है कि भाई यही चक्कर है कि मैनेजर्स प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कॉर्पोरेट को उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, अदर स्टॉक होल्डर्स को जो है वो उनकी जो है वो राइट्स को ब्रीच कर रहे होते हैं, स्टॉक होल्डर्स को ब्रीच कर रहे होते हैं, लैंडर्स को ब्रीच कर रहे होते हैं, साथ में जो है वो आपकी सोसाइटी के मिसकंडक्ट कर रहे होते हैं, मार्केट को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं दे रहे होते। आगे मूव करूँ सर, और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी करें। अच्छा, इज देयर अ पे ऑफ टू बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कोई इसका पे ऑफ है, मतलब कोई नतीजा आ रहा है? द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द effect of the corporate governance on value. The governance index are created for each of the 1500 firms based upon 24 district corporate governance provision. अच्छा, बाइंग स्टॉक, ये हाँ, अब ये इसमें ना एनालिसिस दिया है कि वो लोगों ने जिनने कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया तो उनको फ़ायदे क्या हुए। अभी आप देखें, ये जो इन्होंने स्टडी की 1500 फर्म के ऊपर, तो 24 डिस्ट्रिक्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस के ऊपर, ठीक है। Buying stock that had a stronger investor protection while simultaneously selling stock with the weaker protection generated an annual excess return of 8.5%. किन स्टॉक को ज़्यादा बाय किया? जिन पे स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन थी, और साइमल्टेनियसली सेल किए गए जिन पे वीकर प्रोटेक्शन थी। तो उन्होंने क्या अर्न किया? एक्सेस रिटर्न ऑफ 8.5% अर्न किया। Every 1 point increase in the index towards fewer investor protection decrease market value by 8.9% in 1999. जैसे ही आप 8 पॉइंट नीचे जाते हैं उस इंडेक्स के, तो 8.9% का आपका मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। द फर्म्स दैट स्कोर हायर इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन also had higher profit, higher sales return, and higher sales growth, and make fewer acquisitions. जिनके हायर स्कोर होंगे उनके हायर प्रॉफिट भी होंगे, हायर सेल्स ग्रोथ भी होगी, और उनकी एक्विजिशन भी कम होगी। हमने कहा था ना एक्विजिशन थ्रेड अब इससे पहले की स्लाइड में, तो वो टेक ओवर्स एक्विजिशन नहीं होगी, वो फर्म्स वेल रन फर्म्स होंगी और हायर रिटर्न दे देंगी स्टॉक होल्डर को। द लिंक बिटवीन द composition of the board of directors and the firm's value is weak.
अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जो हम बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े तगड़े लोग होंगे तो फर्म्स वैल्यू अच्छी होगी, ये जो है ना इसका लिंक वीक है। इसको फर्दर बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि हम लोग नॉर्मली समझते हैं, लेकिन ये जितना स्मॉलर बोर्ड होगा ना, स्मॉलर बोर्ड डू टेंड टू बी मोर इफेक्टिव। वो इजीली मनूवर कर सकता है, जल्दी 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 अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसमें जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन इफेक्टिव बोर्ड होना चाहिए, स्मॉलर बट इफेक्टिव बोर्ड। और ये नहीं देखा जाए कि भाई कौन बंदे हैं, क्या हैं, कितने तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन अ प्योरली annotated basis, a common term that problem companies and is a ineffective board that fails to ask tough questions of the imperial CEO। अब नॉर्मली जो प्रॉब्लम देखी गई वो यही है कि भाई अगर आप CEO जो है वो उससे टफ क्वेश्चन पूछ नहीं सकते आप बोर्ड के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो गलतियां हैं वो फिल्टर नहीं होंगी बोर्ड के लेवल पर, और फिर वो गलत डिसीजंस ले लिए जाएंगे और अल्टीमेटली कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पे ऑफ है। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेंगे तो उससे जो है वो बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें भी होंगी। स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, लैंडर्स के लिए भी अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा, और अल्टीमेटली जो मार्केट का रिटर्न भी बढ़ेगा जो बता रहा है। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना ज़रूरी है। अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें आगे मूव करें। ये सर मूव करें। अच्छा, द बॉन्ड होल्डर्स डिफेंस अगेंस्ट स्टॉक होल्डर एक्सेस, मोर रिस्ट्रिक्शन कॉवेनेंट ऑन द इन्वेस्टर। अच्छा, नॉर्मली ये हम ये कहते हैं कि भाई एक सेकंड, जो बॉन्ड होल्डर्स है ना वो डिफेंस कैसे करते हैं स्टॉक होल्डर्स से अपना, ठीक है। द मोर रिस्ट्रिक्शन कॉवेनेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ वोट, फाइनेंसिंग, कंसर्न बिकम बिफोर बोरिंग मोर। पहली चीज कॉवेनेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरी फाइनेंसिंग, तीसरा डिविडेंड पॉलिसी। जो इन्वेस्टमेंट के पावर ऑफ वोट होगी, फाइनेंसिंग के अंदर कंसर्न बिफोर बोरिंग मोर, और डिविडेंड पॉलिसी को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, टाइम डिविडेंड पेमेंट टू अर्निंग्स। जितनी अर्निंग के साथ अगर आप उसको डिविडेंड पेमेंट को लिंक कर देंगे तो डिविडेंड पे आउट कितना है आपका। हैव बीन incorporated into the both private related agreement and into the bond issue to prevent future नोबस्कस। ये एक्चुअली क्या कर दिया कि ये किस तरह से ये बॉन्ड होल्डर अपने कॉवेनेंट लिंक करते हैं, तीन तरीके से लिंक कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपकी लिंक कर देंगे, फिर फाइनेंसिंग के साथ लिंक कर देंगे, तीसरी डिविडेंड पॉलिसी के साथ लिंक कर देंगे। तो जिस तरह से ये काम करते हैं ताकि आपकी जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट स्टॉक होल्डर एक्सेस को। सर, न्यू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अब एक तो तरीका ये होगा कॉवेनेंट का, दूसरा टाइप क्या है, वो नए तरीके के बॉन्ड भी इशू करते हैं। न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड हैव बीन क्रिएटेड, इशू नहीं करते, नए तरीके के बॉन्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, नए तरीके के बॉन्ड आ रहे हैं, हैव बीन क्रिएटेड टू explicitly protecting bondholders against the sudden increase in the leverage or other actions that increase lenders' risk substantially. The two examples of such bonds, पुटेबल बॉन्ड। अब वो क्या करते हैं कि एक जो एग्जांपल पुट की है, पुटेबल बॉन्ड क्या होंगे, वो जैसे ही द बॉन्ड होल्डर कैन पुट द बॉन्ड बैक टू द फर्म एंड गेट द फेस वैल्यू। वो वैसे ही उसके पास ऑप्शन होता है, जैसे ही जो है ना वो समझता है कि भाई अब ये बॉन्ड मेरे काम का नहीं रहा है, इसका रिटर्न जो है इतना एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा मार्केट वैल्यू, तो वो उसकी एग्रीड वैल्यू होती है, फेस वैल्यू जो होती है उसकी, उस पर वो फर्म को देता है अपना बॉन्ड और फेस वैल्यू से रिसीव करता है। एट द फर्म टेकन एक्शन दैट हर्ट्स बॉन्ड होल्डर, तो उसके पास जो है ना एक तरह से रिडीम कराने का एनी टाइम ऑप्शन अवेलेबल होता है, पुटेबल बॉन्ड। दूसरा रेटिंग सेंसिटिव नोट्स। ये नोट्स क्या होते हैं, where the interest rate on the bond adjusts to the NA appropriate for the rating to the firm। अगर जो फर्म की रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग होती है, इस तरह से रेटिंग होती है वो क्रेडिट रेटिंग, वो अगर वो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है तो उसके साथ में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट लिंक कर देते हैं
अगर क्रेडिट रेटिंग AA+ होगी तो ये रेट, ये इंटरेस्ट रेट लगेगा, B हो गई तो ये रेट लगेगा, C हो गई तो ये रेट लगेगा, AB हो गई तो ये रेट लगेगा। जैसे जैसे रेटिंग ख़राब होती जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो फर्म जो है वो ऐसे एक्शन नहीं लेगी जिससे उनकी रेटिंग ख़राब हो। जैसी रेटिंग ख़राब होगी अल्टीमेटली उनको ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अच्छा, और इस थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है? पहले तो आपने कहा कॉवेनेंट की, दूसरी बात की न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड, तीसरा मोर हाइब्रिड बॉन्ड with an equity component usually in the form of the conversion option or warrant। वही कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपने इशू कर दिए हाइब्रिड ऑप्शन और वारंट, या फिर वारंट दे दिया उनको कि भाई आप इसके अगेंस्ट इक्विटी भी ले जाए, हैव बीन इशूड। दिस अलाउ बॉन्ड होल्डर टू बिकम इक्विटी इन्वेस्टर्स इफ दे फील इट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू डू सो। वो जैसे ही देखेंगे कि भाई इक्विटी होल्डर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है अगेंस्ट बॉन्ड होल्डर, तो वो कन्वर्जन का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, या फिर एट द मैच्योरिटी उनके पास कन्वर्जन ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो ये इस तरह से 3 तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिखा है, बॉन्ड होल्डर अपने आप की प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट स्टॉक ऑफ एक्सिस। अच्छा, किसी ने इसमें और कोई ऐड करना चाहे या कोई क्वेश्चन तो बताएं। सर कुछ कंपनी हैं हमारी, वो शेयर होल्डर शेयर इशू करने के बाद बॉन्ड इशू करने की जगह जो है आप सिंपली जो है बैंक से लोन ले रही होती है, जबकि हमने ये देखा कि बॉन्ड होल्डर कंपनी की फाइनेंसिंग नीड को कंप्लाई करने के लिए ज़्यादा सेफ है। अगर तो अर्निंग्स होती हैं तो वो बॉन्ड होल्डर को पे करेगी, अगर नहीं होती तो वो नहीं पे करेगी। और सेम ऐसा जब हम लोन के अंदर देख रहे होते हैं तो लोन के अंदर चाहे उसको अर्निंग्स हो चाहे ना हो, उसे जो है इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो क्या वजह है कि कंपनीज जो हैं, अच्छी कंपनीज भी अवॉइड करती हैं बॉन्ड इशू करने से? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँ, बॉन्ड होल्डर जो है वो उसको भी जैसे बैंक को लोन देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, बॉन्ड होल्डर को भी इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। आपके पास वो नहीं होती, ऑप्शन नहीं होता अवेलेबल। सिर्फ एक तरह का जो प्रेफरेंस शेयर वगैरह होते हैं उसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है कि वो आप उसको इस साल नहीं पे करते, फिर आप क्यूमुलेट करके फिर एंड में दे देते हो, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी आपको एंड में देना होता है, वो 1 साल 2 साल आपको प्रॉफिट नहीं मैं तो बस उसको ब्रीफली बता दूं, अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तो कंपनी जो है ना वो इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट पे चली जाएगी ना। और इसी तरह से अगर लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तब भी चली जाएगी, तो दोनों का रिपरकशन जो है ना कंपनी के लिए सेम होगा। ठीक है ना। और जहाँ तक थोड़ा सा बात फर्क ये कि इशू कॉस्ट बॉन्ड की थोड़ी हाई होती है बनस्बत लोन के। बैंक के लोन जो होता है वो आपको मार्केट में जाके नहीं लेना पड़ता, वहाँ पे आपको इशू कॉस्ट पड़ती है, बॉन्ड का करने पड़ते हैं वो इशू। सब अलग है। वो तो जाहिर बात है, वो आप समझ लें उसकी जो इशूइंग कॉस्ट और दूसरी जो ट्रांजैक्शन वजह उसकी जो कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक रोटेशन कॉस्ट। एडिशनल चीज़ है जो बॉन्ड या शेयर्स में आती है। लेकिन जो इन मैटर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न वो वैसे ही है, जैसे जो क्रेडिट रिस्क जो आपका लोन पर होता है वैसे ही बॉन्ड पर भी होता है ना। सही है ना। इसमें और आप रेट थोड़ा मुनासिब पड़ जाता है बैंक के मुकाबले में, बैंक में थोड़ा सा रेट हाई होता है डिपेंडिंग हाँ, ये अपॉन। है कि बैंक जो है वो अपर लेवल पे चार्ज करते हैं, और जो जो बॉन्ड है वो मार्केट के हिसाब से जो है ना आपको, क्योंकि वहाँ पे देने वाले ज़्यादा होते हैं, और तो इस वजह से जो आपको जो मार्केट क्लियरिंग रेट मिल जाता है। मार्केट प्लेस बस ये थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे इशूइंग कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट हाई पड़ती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट हाँ, कम मिलता है, और वहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है और फ्लोटेशन कॉस्ट हाँ, और वगैरह। कोई सवाल? एनी एनी अदर क्वेश्चन? प्लस सर बॉन्ड में फिर आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ रहा होता है, मैं करेक्ट कर लूँ अपनी मिस्टेक को? डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट पे होता है, बॉन्ड में डिविडेंड पे नहीं होता, बॉन्ड में इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक जैसे है। लोन में पे होता है, जैसे लोन में पे होता लोन है में बैंक। भी इंटरेस्ट पे किया जाता है, बॉन्ड में भी इंटरेस्ट पे किया जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चले आगे चलें। ठीक है, ठीक है, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, आप चलें, कंटिन्यू। हाँ ठीक है। फिर फाइनेंशियल मार्केट रिस्पॉन्स क्या होता है? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब ये जब हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाई तो उसमें मार्केट को क्या फ़ायदा हुआ? हमने अभी बॉन्ड होल्डर की बात कर ली, अब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्रूव कर जाती है, मेकिंग मार्केट एन एफिशिएंट, रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर जाती है, मार्केट एफिशिएंट हो जाती है। लॉन्ग टर्म हॉराइजन में लोग सोचते हैं, वाइल एनालाइजिंग एनालिस्ट आर मोर लाइकली टू स्टे स्टिल
to issue buy rather than sell. जो एनालिस्ट होते हैं वो नॉर्मली जो सोचते हैं बाय के मुतालिक ज़्यादा सोचते हैं rather than sell के मुतालिक रिकमेंडेशन देते हैं. The payoff to uncovering negative news about a firm is large enough that such a news is eagerly sought and quickly revealed, at least to a limited group of investors. अच्छा, ये ज़्यादातर ये होता है जो एनालिस्ट के ना नेगेटिवली न्यूज़ जो होती है ना, मतलब यहाँ मैं अगर पूरा जुमला पढ़ूँ, while the analysts are more likely to still to issue buy rather than sell recommendation, the payoff to uncovering negative news about a firm is large enough that the such news is eagerly sought and quickly revealed. जो नेगेटिव न्यूज़ जो होती है वो ज़्यादा मार्केट में तेजी से स्प्रेड करती है बनिस्बत गुड न्यूज़ के. ठीक है. और जो एनालिस्ट होते हैं नॉर्मली जो है वो बाइंग का मशवरा देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं सेल के मुकाबले में. ठीक है. एज इन्वेस्टर्स access to information improve, it is becoming much more difficult for firm to control when and how the information get it out to the market. अब जैसे जैसे मार्केट में इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है ना वो इम्प्रूव करता जा रहा है, तो ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है, डिफ़िकल्ट हो जा रहा है फॉर्म्स के लिए, कंपनियों के जो आपकी कंपनियों के लिए कि कंट्रोल करें इंफॉर्मेशन को, कि वो सही इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन कब निकालनी है, कब क्या करना है, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते. और इस तरह से ना as option trading has becoming more common, it has become much easier to trade on bad news. In the process it is revealed to the rest of the market. क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल हो गई है. ठीक है. या फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल हो गई है कह सकते हैं, जिसमें पहले ही मार्केट को पता चल जाता है बैड न्यूज़ का. तो जब बैड न्यूज़ को पता चल जाता है, वो फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही होती है, उसको देख के स्पॉट मार्केट पे भी असर आने शुरू हो जाता है. When the firm mislead the market, the punishment is not only quick but it is savage. वो खाली क्विकली नहीं आती है, आपकी मार्केट बड़ी एफिशिएंट हो गई है, तो क्विकली बल्कि बड़ी बुरी तरीके से भी आती है मार्केट को. मार्केट वो बोलते हैं यार ये तो ये झूठ बोलते हैं ये लोग, ये बैड इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं, ये टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, और मार्केट के ना उसकी शेयर प्राइस उस पर्टिकुलर फर्म की क्रश कर जाती है. तो इसीलिए जो है वो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और करेक्ट हो और टाइमली हो. ठीक है. इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे या बस कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? चलिए मैं आगे मूव करता हूँ. अच्छा, सोशल रिस्पॉन्स. अब जब हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाया, सोशल रिस्पॉन्स क्या है? कि द फर्म कॉन्स्टेंटली फ्लोट societal norms and create a large social cost. अगर फर्म जो है फ्लॉट करेंगे सोसाइटल नॉर्म्स और क्रिएट सोशल कॉस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्पेशली इन द डेमोक्रेसी क्या होगा, इज फॉर लॉ बनाएगी गवर्नमेंट एंड रेगुलेट टू बी पास्ड अगेंस्ट सच बिहेवियर. रेगुलेशंस पास करेगी उस बिहेवियर के अगेंस्ट. इफ द फर्म क्रिएट कैटरिंग टू अ मोर सोशली cautious clientele, the failure to meet societal norms, even if it is legal, can be led to the loss of business and value. Ultimately क्या होगा कि भाई अगर आप ऐसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं जो कि जिनको सोसाइटल कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि लीगली अलाउड है नहीं है, वो करेंगे वो आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, वो कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे और आपकी अल्टीमेटली वैल्यू पे इफेक्ट आएगा. फाइनली द इन्वेस्टर may choose not to invest in stock of firm that they view as socially irresponsible. और ultimately क्या होगा कि जो वो समझेंगे भाई ये irresponsible है, उन स्टॉक में इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो स्टॉक मार्केट की शुरू में हमने बात की थी. इसमें भी कोई और ऐड करना चाहता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कोई ऐड करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर मैं आगे मूव करूं? अच्छा, strategy of value maximization with price feedback. So first focus first and foremost on long term value. अब हमें प्राइस मैक्सिमाइजेशन की जो है ना वो स्ट्रेटजी फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन विद प्राइस फीडबैक, किस तरह से प्राइस फीडबैक जो आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का कैसे स्ट्रेटजी होती है. फोकस फर्स्ट
एंड फार मोस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म वैल्यू, हम लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करें कंपनी। इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेकंड थिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। थर्ड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, मीन्स टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, कोई भी चीज़ हिडन ना हो, कोई जो है वो इसमें से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। लिसन टू द मार्केट, मार्केट को लिसन करेंगे, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है हमारे मुख्तलिफ डिसीजन के ऊपर। अगर किसी डिसीजन पे मार्केट का बिहेवियर ये है कि भाई वो नेगेटिवली बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है, एम्पायर टू रिवॉर्ड्स टू लॉन्ग टर्म वैल्यू, और अपने जो मैनेजमेंट के रिवॉर्ड्स हैं उनकी कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू के साथ लिंक कर रहे हैं। तो जब ये हम 5 चीज़ें करेंगे एट अ टाइम, स्ट्रैटेजी हमारी मैक्सिमाइज वैल्यू की, तो हमारा प्राइस फीडबैक जो है एक तरह से हम फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे। इसमें कोई और ऐड करना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? ये थोड़ा सा इसको बता देंगे, टाई रिवॉर्ड टू लॉन्ग टर्म वैल्यू। ये इस तरह से जो सीईओ और मुख्तलिफ डायरेक्टर्स की कंपनसेशन है, जो बोर्ड पर बैठे हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनकी कंपनसेशन जो है वो जिसका फाइनेंस डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, वो कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू के साथ लिंक कर दें। अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो एक सर्टेन परसेंटेज उनकी इंक्रीमेंट के अंदर जो है, से व्हाट 2%, 5% जो वैल्यू इंक्रीज करी वो उनका इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट उसका इस्तेमाल लिंक हो जाए कि भाई सीईओ की से व्हाट 2 मिलियन पे थी, ठीक है, पर मंथ, और कंपनी की वैल्यू 100 मिलियन से बढ़ती है, और मैं बोला भाई 2% इंक्रीज़ होना है या 1% इंक्रीज़ होना है कंपनी की वैल्यू का, तो उसकी पे उस साल जो है वो 1 मिलियन से इंक्रीज़ कर दिया। एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ, इस तरह से पर मंथ उसकी जो है उस तरह से पे बढ़ा सकती है, या 2 मिलियन साल के बढ़ा दी पे उसकी, बढ़ा दी वो वैल्यू पर साल पे कर दिया हमने, डिवाइड बाय कर दिया तो 2 लाख रुपए जो है वो बढ़ जाएंगे पर मंथ, ठीक है। इस तरह से टाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी पे में इंक्रीमेंट आएगा, जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू गिरेगी वो कंपनी की उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू गिरेगी, उसकी पे पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है उसका। अब वो डाउन साइड कितना होगा, अप साइड रखते हैं, खाली अप साइड रखेंगे, डाउन साइड रखेंगे। अब और कोई क्वेश्चन है? ये क्लियर हो गया आपको मेरा क्वेश्चन जवाब? जी जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है आपका? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं आगे मूव करता हूँ। अच्छा, करेक्ट रिएक्शन फिर क्या होगा? द मोर इफेक्टिव इन्वेस्टर, हॉस्टाइल टेक ओवर, ठीक है। अगर एक्टिविस्ट इन्वेस्टर है और हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है तो मैनेजर्स ऑफ पुअरली रन फर्म आर पुट ऑन नोटिस। उसका नतीजा क्या होगा? जैसे ही ये जब एक्टिविस्ट इन्वेस्टर होंगे, हॉस्टाइल टेक ओवर होगा, तो वैसे ही जो पुअरली रन फर्म होगी उसके मैनेजर्स जो है वो नोटिस पर होंगे, उसको फ़ौरन फारिग कर दिया जाएगा। मैनेजर वो एक तरह से कंपनी जो है वो टेक ओवर कर ली जाएगी, नई मैनेजमेंट आ जाएगी। और अच्छा, यही अगर फर्म्स आर पुश्ड, अच्छा बॉन्ड होल्डर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो फिर क्या करेंगे? बॉन्ड होल्डर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की खुद कोशिश करेंगे। अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? कॉवेनेंट के थ्रू और नए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू करेंगे। अगर यही देखिए, फर्म्स आर पुश्ड फॉर मिसलीडिंग मार्केट, अगर फर्म पनिश्ड फॉर मिसलीडिंग मार्केट, किस तरह से फर्म पनिश की जाएगी? इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट बिकम मोर स्केप्टिकल। कोई इन्वेस्टर बोलेंगे यार ये तो अजीब सी कंपनी है, इसका समझ में नहीं हमें आता क्या है, और वो रिकमेंड नहीं करेंगे अपने क्लाइंट्स को, और फिर इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, इन्वेस्टर्स भी और एनालिस्ट भी, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट गुड सिटीजन कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आते हैं तो मोर लॉज, गवर्नमेंट क्या करेगी? मोर लॉज लेके आएंगी और इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर बैकलैश कर होगा। वो जो सोशली कॉशियस इन्वेस्टर्स और कस्टमर होंगे वो उसको छोड़ जाएंगे, कंपनी को बोलेंगे भाई ये तो एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखती है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का या ऐड करना चाहता है? ठीक है, इसके बाद हम फिर लास्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। चले मैं मूव करता हूँ लास्ट स्लाइड पे। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव, अब इसके नतीजे में मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फॉर पब्लिकली ट्रेडेड फर्म in reasonably efficient market where bond holders, the lenders are protected। क्या होगा? जब हम कहते हैं पब्लिकली ट्रेडेड फर्म के अंदर इफेक्टिव मार्केट भी होगी,
बॉन्ड होल्डर्स प्रोटेक्टेड होंगे तो क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस के मतलब क्या है, दिस विल इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमाइजिंग फर्म वैल्यू। ये दोनों चीज़ें मैक्सिमाइज एक साथ हो रही होंगी। देखिए हमने शुरू में बताया था मैक्सिमाइजिंग फर्म वैल्यू पहले ट्रेडिशनल व्यू था, फिर आप जो हो गया मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस हो गया। तो अगर पब्लिकली ट्रेडेड फर्म होगी इन इनएफिशिएंट मार्केट एफिशिएंट नहीं है, आप इनएफिशिएंट मार्केट, हमने एक चीज़ इनएफिशिएंट कर दी, मीन्स टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, टाइमली या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन में, वेयर द बॉन्ड होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड और बॉन्ड होल्डर्स प्रोटेक्टेड है। मैक्सिमाइजिंग स्टॉक होल्डर्स वेल्थ, क्या होगा मैक्सिमाइजिंग स्टॉक होल्डर वेल्थ क्या है, दिस विल ऑल्सो मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू तो इंक्रीज करेगी बट माइट नॉट मैक्सिमाइज द स्टॉक प्राइस। स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज कर रही है जिसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा फर्म की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है लेकिन स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं कर रही। जो फर्म की वैल्यू और स्टॉक प्राइस में हमने शुरू में पढ़ा था, फर्क क्या होता है कि फर्म की वैल्यू माइनस बॉन्ड होल्डर्स वैल्यू इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस। ठीक है, अब ये मीन्स अगर ये हो रही है तो इट मीन्स बॉन्ड होल्डर की वैल्यू जो है ना वो प्रोटेक्टेड है, उसको जो है ना वो नुकसान नहीं हो रहा और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो रही। फॉर पब्लिकली ट्रेड फॉर्म इन इनएफिशिएंट मार्केट, ठीक है, अब पहले हमने कहा सेकंड पॉइंट में भी हमने इनएफिशिएंट मार्केट है वेयर बॉन्ड होल्डर्स आर नॉट फुली प्रोटेक्टेड। अब कहा कि बॉन्ड होल्डर्स भी प्रोटेक्टेड नहीं है, मार्केट भी इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग फर्म वैल्यू थ्रू स्टॉक होल्डर्स वेल्थ, दो स्टॉक होल्डर वेल्थ एंड स्टॉक प्राइस मे नॉट बी मैक्सिमाइज, ना स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज करेगी ना स्टॉक प्राइस इंक्रीज करेगी एट द सेम पॉइंट। फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी लेकिन ना प्राइस इंक्रीज कर रही होगी ना स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज करेगी। ठीक है, फॉर प्राइवेट फर्म मैक्सिमाइजिंग स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इफ लैंडर्स आर प्रोटेक्टेड। अब हम पहले तीन में तो हम पब्लिकली ट्रेडेड फर्म की बात कर रहे थे, चौथे में हम कह रहे हैं प्राइवेट फर्म का। मैक्सिमाइजिंग स्टॉक होल्डर्स वेल्थ क्या है, इफ लेंडर्स आर प्रोटेक्टेड और फर्म वैल्यू इफ नॉट प्रोटेक्टेड। If they are not protected, maximizing stockholders' wealth if the lenders are protected, or firm value if they are not protected. If they are not, अगर lenders जो protected होंगे तो स्टॉक होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज कर रही होगी, फर्म वैल्यू जो मैक्सिमाइज तब करेगी जब अगर वो लैंडर्स और प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। अब नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि भाई जब लैंडर्स प्रोटेक्टेड होंगे तो उनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, लेकिन फर्म वैल्यू इंक्रीज कर रही है, स्टॉक होल्डर्स वेल्थ नहीं इंक्रीज कर रही, तो अल्टीमेटली लैंडर्स को फ़ायदा हो रहा होता है इसमें। अच्छा, इसका थोड़ा सा जो है ना वो एक ग्राफ बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके का एक्सप्लेन किया गया है। ये वाला पेज मैं बुक का लगाता हूँ तो 47 नंबर पेज। सर दान साहब आप हैं या सर? सर दानिश हैं सर? अब क्लियर हो रहा है, ये नजर आ रहा है? जी नज़र आ रहे हैं सर। मैं असल में चाह रहा था कि सर आ जाएं तो सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये इसी का लिंक है क्या है ये चीज़, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन विद फीडबैक।
मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है। सर आज ग्रुप 10 और 11 वालों की चैप्टर 2 के राइटअप की प्रेजेंटेशन थी ना? तो वो अगर वो करना चाह रहे हैं तो कर दें। तो सर दानिश हैं क्या? दानिश शो तो हो रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल में एक्टिव नहीं है। यहाँ तो शो हो रहे हैं डिस्प्ले में। बोल के कहते कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। ग्रुप 10 अपने लगा ले जब तक ये लोड कर ले। टाइम भी वैसे शॉर्ट है, अभी 5 बजे हैं। वो हैं कहते हैं ताहिर खुर्शीद है, सिया ताहिर खुर्शीद है। नहीं, नजर तो नहीं आ रहे। आई थिंक अभी कोई गए। ताहिर खुर्शीद साहब हैं तो सही, लेकिन उनका मेरे ख्याल में माइक नहीं चल रहा। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनम्यूट करें, उनको मैसेज करें, अनम्यूट करें ताहिर खुर्शीद को। ग्रुप 10 वो अपनी प्रेजेंटेशन लोड तो कर दें।
एक्सक्यूज मी, ये कौन सीआर है ओवरऑल इस क्लास का? जी, कौन मारी है, कौन है? मारिया। हाँ मारिए, ये आप सर दानिश से कांटेक्ट करेंगे, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं अभी? मैंने सर दानिश को फोन किया था, ही सेड मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, तो उनसे पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन शुरू करें या क्या करें? मैंने उनको बोला था, लेकिन मैं सॉरी उन्होंने मुझे बोला था कि तैयारी करवा लें स्क्रीन शेयर वगैरह, लेकिन एक्चुअली जो ग्रुप है ना, ग्रुप 10 है आई थिंक, हाँ। वो कोशिश कर रहा है उनका, लेकिन नेट का इशू है, वो इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 10 11 दो ग्रुप थे ना, 11 को भी ट्राई कर ले। हाँ उनको करती हूँ। अच्छा, मैं वजू वगैरह के लिए जा रहा था, मैं असर के लिए। हाँ फिर मैं नमाज वगैरह पढ़ ली। ठीक है, मैं सही, ओके, अभी मैं फिर माइक ऑफ कर दूँ। ओके, स्टार्ट हो जाएगी, सर आ जाएंगे तो मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप में। मैंने ऑन रखा हुआ है, फिर मैं फिर जैसे ही वो माइक ऑन करता हूँ।
चलें, ओके थे, सॉरी थोड़ा लेट डिले हो गया। आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें तो हमारे चैप्टर का हो गया है और अभी कुछ जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है हम उसमें कुछ 1-2 कंपनीज की वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक 10 और 11 थे ग्रुप्स, तो वो प्लीज़। यस सर। हाँ सर, मैं ग्रुप 10 से तमा बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर, मेरे ग्रुप नमाज पढ़ने कितने तो बस 5 नंबर कर देते आप लोगों की आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, क्या कह रहे हैं? थे बस। हाँ सर, वो ग्रुप पे नमाज पढ़ने कह रहे बस 2 मिनट कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप लोग इतने वो कर लें तो हम मतलब आप स्टार्ट कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को करना हो, मतलब 1-2 लोग भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ आपकी प्रोग्रेस क्या है, कैसे किया है। तो कोई दूसरा ग्रुप कर ले, 11 कर ले, इतने वेट भी कर सकते हैं। सर आपसे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी। ये जिस तरह हमारे पास साइन ऑफ से तकरीबन कोई चैप्टर 11 या 12 तक हैं, तो इसमें हमने इस तरह किया है कि मेंबर्स ने आपस के अंदर दो दो साइन ऑफ जो है डिवाइड कर लिए हैं, अच्छा। ताकि हर मेंबर जो है पूरा मतलब तैयार करे, उसको पता चल जाए कि भाई डेटा कहाँ से लेना है, एब्स्ट्रैक्ट किस तरह लिखना है। तो इस तरह मुमकिन है ना? ज़रूरी तो नहीं है ना कि बिल्कुल हर है, साइन बिल्कुल। हर ये साइन ऑफ आपको अपने इट्स अप टू यू, आप जैसे भी करें। वैसे बेहतर यही है कि अपना अपना आपने डिवाइड किया हुआ है, जी तो उससे जो है सभी का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कोई ऐसा जी।